अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में मुसाफिर जिन्नात की एक पुरअसरार और खौफनाक कहानी। रोज़ की तरह आज भी 10 बजे अकील साहब के घर की सारी लाइट्स ऑफ कर दी गई थी। तमाम अफराद अपने अपने कमरों में थे। वो भी अपने कमरे में बेड पर मुंह फुलाए बैठी थी। सो जा अब। नोशी ने लैंप ऑफ किया तो रही से ही रोशनी भी गायब हो गई। कमरा मुकम्मल तारीकी में डूब गया। मुझे नहीं सोना, मेहरू चिढ़ कर बोली। फिर तनफन करती वो उठी और जूते अड़स कर बाहर निकल गई। दरवाज़ा आहिस्ता से बंद करके वो सीढ़ियों की तरफ लपकी। कदम पर कदम जमाते इंतहाई एहतियात से वो सीढ़ियां चढ़ने लगी। छत पर पहुंचकर उसने सुकून का सांस लिया। शदीद सर्दी के बाइस आसमान पर धुंध का राज था। तारे छुप गए थे और चांद भी नजर न आता था। मौसम के मिजाज से आशना मेहरू कमरे से निकलते वक्त शॉल साथ ले आई थी, जो अब उसके कंधों पर फैलकर निचले धड़ को छुपाने का काम बखूबी अंजाम दे रही थी। ताहम सर्दी उसे अब भी लग रही थी। उसने गहरी सांस हवा में खारिज की तो मुंह से निकलता धुआं हवा में गायब हो गया। अलकिस्सा वो दीवार पर चढ़कर गिरदोनवा में झांकने लगी। आसपास के घरों में अभी भी रोशनियां जल रही थीं और एक उसका अपना घर था जो अंधेरे में डूबा हुआ था। सब जाग रहे हैं यार, कोई भी इस वक्त नहीं सोता। और एक ये घर, नींद ना भी आए तब भी जबरदस्ती सो जाओ। मारे उकताहट के वो बुड़बुड़ाने लगी। क्या हो रहा है ये? इस आवाज पर वो उछली तो धड़ाम से नीचे आ गिरी। पीछे खड़ी नोशी पेट पर हाथ रखे हंस हंस कर लोटपोट हो गई। नोशी की बच्ची, रुक जरा बताती हूँ तुझे। वो चप्पल उतारे उसके पीछे भागने लगी। उसे निशाने पर रखकर उसने जैसे ही चप्पल उछाली तो वो उड़ती हुई किसी और के सर पर जा लगी। हाय अल्लाह, मर गया। नोशी झुक गई थी और मेहरू के गिरने की आवाज पर चौंक कर छत पर आता फवाद आखिरी सीढ़ी पर सर पकड़कर बैठ गया था। हाय, कौन मर गया? मेहरू धड़ धड़ करते दिल के साथ उसके करीब आकर रुकी। फवाद, नोशी ने हवास बाख्ता खड़ी मेहरू से कहा। फवाद ने दोनों को घूरा। कहाँ मरा है? जिंदा तो है। बेवकूफ सी मेहरू उसकी बात समझे बिना ही बोली। अरे जिंदा तो हूं लेकिन ठीक नहीं हूं। मेरा सर तोड़ दिया तुमने आप ही। अभी जाके अम्मी को बताता हूं। उसे नीचे जाता देखकर नोशी ने उसे कॉलर से पकड़ लिया। अम्मी सो रही हैं इस वक्त। उसने दांत पीसे। हाँ तो बता के आता हूं ना कि तुम दोनों जाग रही हो। उसका तो जोश कम होने में नहीं आ रहा था, इसलिए बदन को मुख्तलिफ अंदाज में झटके देकर कॉलर छुड़वाने की कोशिश करने लगा। अच्छा, हम जाग रहे हैं और तुम तो जैसे सो रहे हो ना। चलो चुपचाप अपने कमरे में जाओ, समझे? नोशी ने शहादत की उंगली दिखाकर उसे तंबी की। कॉलर छोड़ो मेरा। उसके चेहरे के तासुरात बिगड़े हुए थे। वो सख्त खफा लगता था। कॉलर छूटते ही वो 9-2-11 हो गया। उसे जाता देखकर वो दोनों बातें करने लगी। टाइम काफी ज्यादा हो गया था तो नोशी भी जमाइयां लेने लगी। मुझे बहुत नींद आ रही है मेरू, मैं चली सोने। हाँ ठीक है, जाओ। तुम भी चलो ना मेरे साथ। जी नहीं, मैं अभी नींद से बेहोश नहीं हो रही। ठीक है फिर मरो यहीं। वो उसकी कमर में एक धमोका जड़कर भागते हुए सीढ़ियां उतरने लगी। अकील साहब के घर कुल 10 अफराद रहते थे। अकील साहब और उनकी बीवी कौसर बेगम के 5 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा जावेद, जो कि शादीशुदा था, बीवी का नाम मारिया था और उनके 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी गुड़िया और छोटा बेटा आलियान। उसके बाद नौशीन का नंबर आता था, जो पढ़ाई से फारिग हो चुकी थी और अब उसके लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा था। फिर महरीन थी, जिसका शुमार इंतहाई कामचोर और बातूनी किस्म की लड़कियों में होता था। महरीन के बाद फवाद था, जिसका काम सारा दिन बहनों की हरकतों और चीज़ों पर नज़र रखना था। सबसे छोटी अम्बरीन थी, जो हमा वक्त कौसर बेगम के साथ चिपकी रहती थी। 9 साल की हो चुकी थी मगर अभी भी अम्मी की गोद में ही सोती थी। बहरहाल अब रात के 2 बजे का वक्त था और उस वक्त सभी अपने अपने कमरों में ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे, सवाए महरीन, नौशीन और फवाद के। हाय, मुझे भूख लग रही है। ये भी क्या तमाशा है कि पेट को किसी पल चैन नहीं मिलता। वक्त की तमीज़ किए बगैर आधी रात को भी खाने को मांगता है। महरीन उर्फ मेहरू अपने पेट को पकड़े शुरू हो गई थी। देखूं जरा जाकर किचन में, शायद कुछ मिल जाए खाने को। वो मुंह बसूरते उठी। उस वक्त नोशी किचन में फ्रिज खोले पानी पी रही थी। फवाद बिस्तर में दुबका चॉकलेट खा रहा था। बाकी सब नींद की पुरसकून वादियों में उतरे हुए थे।
यकायक आसमान पर गहरे स्याह बादल छा गए। इतनी जोर से आंधी आई कि छत पर खड़ी मेहरू के लिए अपना आप संभालना मुश्किल हो गया। तेज टिंघारती हुई हवा से शॉल उड़कर दूर जा गिरी। उसके बाल और कपड़े पूरी तरह फड़फड़ाने लगे और सर्दी तो जैसे हड्डियों में घुसती जा रही थी। वल्लाह, ये क्या हो रहा है? वो अपने डोलते हुए बदन को संभालने की कोशिश कर रही थी कि उसने आसमान की जानिब निगाह दौड़ाई, मगर कुछ नजर ना आ सका, क्योंकि हवा इतनी तेज थी कि कुछ देखने से पहले ही आंखें उसकी चुंधिया गईं और उनसे पानी बहने लगा। सर्दी के बायस उसका बदन होले होले लरज रहा था। पता नहीं वो क्या था, एक झुंड सा था बादलों का या फिर कुछ और जो उसके सर पर मंडला रहा था। उसे देखकर वो हवास बाख्ता हो गई और जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भागी। उसे एक शोर सा अपने पीछे सुनाई दे रहा था, कुछ गोल गोल घूमते हुए एक गर्दाब की शक्ल इख्तियार कर रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसके गिर्द बहुत सारे लोग थे जो आपस में बातें कर रहे थे। वो फुर्ती से 2-4 सीढ़ियां उतर आई। उसके साथ और भी बहुत से लोग सीढ़ियां उतर रहे थे और उससे आगे निकलते थे। नौशी पानी पीकर किचन से निकली तो सीधी अपने कमरे की तरफ आई। नींद से उसका बुरा हाल हो रहा था। ये लड़की तो मुझे पागल लगती है। छत की तरफ देखकर बुड़बुड़ाते हुए उसने जूं ही कमरे का दरवाजा खोला, अंदर से एक अजनबी औरत निकली। वो बहुत भद्दी और जरूरत से ज्यादा मोटी थी। उसे देखकर वो हैरान रह गई। ओ हेलो, कौन है आप और मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? चटाक से एक सन्नाटेदार थप्पड़ ने उसे खामोश करवा दिया। एक पल में उसका नाजुक सा गाल सूज गया और शायद कान का पर्दा भी फट गया था। वो हवन्नक बनी उसे देखती रही और फिर वहीं गिरकर बेहोश हो गई। वो औरत अब वहां से जा चुकी थी। उफ, ये सीढ़ियां खत्म क्यों नहीं हो रही? महरीन थकने लगी थी। उसे महसूस हुआ कि बहुत से लोग धम धम करते उसके पास से गुजर रहे थे, मगर कोई नजर नहीं आ रहा था। अचानक किसी ने पीछे से उसे जोर से धक्का मारा और वो सीढ़ियों पर लड़कती चली गई। फवाद चॉकलेट खत्म करने के बाद किचन में पानी पीने आया। फ्रिज खोला तो वो खाली था। हैं, ये सारा सामान कहाँ गया फ्रिज से? आखिर कहाँ जा सकता था सारा सामान? वो अभी इसी सोच में डूबा हुआ था कि फ्रिज से खून बहने लगा। सुर्ख गाढ़ा इंसानी खून देखकर वो हवास बाख्ता सा मुड़ा और भागने की कोशिश में किसी शय से टकराकर जमीन बोस हो गया। किसी ने खींचकर उसे किचन से बाहर ला पटका और दरवाजा आहिस्तगी से बंद कर दिया। अमरीन की आंख खुली तो महरीन और नौशीन दोनों अपने कमरे में नहीं थी। रात अचानक से उसे शौक चढ़ा था कि बड़ी बहनों के साथ सोए, वरना तो वो कौसर बेगम और अकील साहब के कमरे में सोया करती थी। उसे हैरत हुई कि रात के इस पहर ये दोनों कहाँ चली गईं। बहरहाल वो उठकर बाथरूम में घुस गई। वॉश बेसिन पर झुकी वो हाथ धो रही थी कि अचानक नल से पानी के बजाय खून आने लगा। वो दीवार पर चिस्पा आईने में अपना अक्स देख रही थी, इसलिए अभी तक अनजान थी। जब उसने हाथ पहुंचे तो सफेद तौलिया पल भर में लाल हो गया। अरे ये तो खून है, खून कहाँ से आया? उसने अपने कांपते हाथों का जायजा लिया जो खून से रंगीन थे। चीखते हुए तौलिया फेंका और दोबारा बाथरूम में घुस गई। वॉश बेसिन में ताज़ा खून गिरा हुआ था। नल जो कि ठीक से बंद नहीं किया गया था, उसमें से कतरा कतरा खून टपक रहा था। उसका दिमाग सोचने समझने की सलाहियत खोने लगा। टांगों ने मजीद उसका बोझ सहारने से इनकार कर दिया तो वो वहीं ठहर गई। पानी की शदीद प्यास ने उन्हें गहरी नींद से जगा दिया। कौसर बेगम उठकर बैठते हुए आंखों को मसलती नींद भगाने की कोशिश करने लगी। बेड के साइड टेबल पर देखा तो खाली जग उनका मुंह चढ़ा रहा था। जग उठाकर पाँव में चप्पल अड़सते हुए वो बाहर निकल आई। किचन का दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने 100 बार खटखटाया मगर अंदर से जवाब नहीं आया। कौन हो सकता है अंदर? उन्होंने उलझ कर सोचा। फिर किचन की खिड़की की तरफ आई जो खुली हुई थी। उन्होंने झांक कर देखा तो अंदर गुप अंधेरा था। वो पीछे हटने को थी कि किसी ने जोर से खिड़की का दरवाजा बंद कर दिया, जो उनकी पेशानी से लगकर उन्हें बाहर धकेल गया। माथे से खून की लकीरें निकलकर उनके चेहरे पर फैल गईं। सर चकराने लगा और बेजान होते हाथों से जग छूटकर फर्श से टकराते ही कई टुकड़ों में बंट गया। इस छन्नाकेदार आवाज पर जहां अकील साहब की आंख खुल गई, वहां मारिया भी अपने कमरे में हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। अकील साहब कमरे से बाहर निकले तो लाउंज में उन्होंने जो मंजर देखा उसने उनके हवास मुख्तल कर दिए। उनका दिमाग भग से उड़ गया। चंद मुख्तलिफ उम्र के अफराद सोफों पर बराजमान थे, जिनमें कुछ औरतें और मर्द शामिल थे। सबके हाथों में गिलास थे।
जिनमें पानी के बजाय खून था, और वो बड़े मज़े से चुस्कियां भरते हुए उसे अपने अंदर उंडेल रहे थे। इस गैर इंसानी मंजर को बराह रास्त देखने पर उनके सीने में दर्द की एक शदीद लहर उठी और वो दिल के मुकाम पर हाथ रखे बैठते चले गए। जावेद, जावेद उठे ना। मारिया अपने शोहर को मुसलसल झंझोड़ रही थी, मगर मजाल है जो वो टस से मस हुआ हो। दर हकीकत वो इस वक्त तन्हा बाहर नहीं निकलती थी, हता कि रात को किचन से पानी लेने भी जावेद ही जाया करता था। बहरहाल उसे गधे घोड़े बेचकर सोता पाकर वो खुद ही डरते डरते उठकर बाहर आई, ये देखने के लिए कि कैसी आवाज़ थी। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, जावेद ने करवट बदली और उसकी नींद उड़ गई। वो बौखला कर उठ बैठा। उसे लगा जैसे किसी ने उसे जगाना चाहा हो, मगर वो नींद में ऐसा गर्क था कि समझ नहीं पाया। आंखों को रगड़ते हुए उसने लैंप जलाया तो सामने का मंजर देखकर उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। सामने कमरे की खिड़की खुली थी। सर्द ठिठुरती तेज हवाएं कमरे में घुसती जा रही थीं। वो इस बात से बेनियाज खिड़की की तरफ मुंह किए खड़ी थी। न जाने इतने अंधेरे में वो उस पार किसे तलाश कर रही थी। मारिया, खिड़की बंद करो, बच्चों को सर्दी लग जाएगी। बेड पर लेटे दो नन्हे अजसाम को तशवीश से देखते हुए उसने मारिया से कहा, लेकिन वो हनूस खड़ी रही। मारिया, तुम ठीक तो हो ना? वो परेशान सा उठकर उसके ऐन पीछे आन खड़ा हुआ, मगर वो टस से मस न हुई। शायद अनसुनी कर रही थी या फिर सुन ही नहीं रही थी। मारिया, उसने बेचैनी से पुकारते हुए मारिया के कंधे पर हाथ रख दिया। कमरे में दिल खराश चीख गूंजी तो वो दहल कर मुड़ा। बेड पर लेटा आलियान जोर जोर से रोने लगा, जबकि गुड़िया गायब थी। उसने भागकर आलियान को अपनी बाहों में समेट लिया। मारिया, उसने खिड़की की तरफ देखा, मगर अब वहां कोई नहीं था और खिड़की भी बंद थी। मारिया, गुड़िया, उन्हें आवाजें देते हुए वो बाहर निकलना चाह रहा था, मगर दरवाजा बाहर से बंद हो गया था। यकलख्त उसका दम घुटने लगा। मारिया को लॉन से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, चुनाचे वो लॉन में आ गई, मगर वहां कुछ भी नहीं था। वो वापस पलटने ही लगी थी कि उसने सुना, मम्मा। उसके कदम ठिठके। वो मुड़ी तो सामने गुड़िया खड़ी मुस्कुरा रही थी। गुड़िया? वो हक्का बक्का रह गई थी। वो जब कमरे से निकली थी तो गुड़िया तो गहरी नींद में थी। अब यहाँ खुद उससे पहले कैसे आ सकती थी, वो भी इतनी चाको चौबंद? गुड़िया, आप यहाँ कैसे बेटा? मम्मा, हम सब खेल रहे हैं। वो हंसती हुई खिलखिलाती हुई दूर भाग गई। कौन सब? वो उसके पीछे भागी। उसने देखा कि वहां कुछ दूर बच्चों का टोला खड़ा हुआ था, और वैसे ये लॉन इतना वसी कैसे हो गया था? वो हैरत से बेहोश हो देने को थी। उसका दिमाग साएं साएं करने लगा। घर में सिर्फ वही थी खेलने वाली, तो वो बाकी सब बच्चे कौन थे और इस वक्त कहाँ से आ गए थे? जब उन बच्चों का खेल देखा तो वो अंदर तक लरस गई। वो सब अपनी गर्दन से सर अलग करते किसी फुटबॉल की तरह एक दूसरे की तरफ उछाल रहे थे। जिसके पास आता वो उसे कैच करके अपनी गर्दन से जोड़ देता और सब बच्चे कहकहे लगाने लगते। फिर वो दोबारा सर को अलग करता, किसी और के पास फेंक देता, और यूं वो खेल जारी सारी था। मारिया के लिए तो अब सांस लेना दुश्वार हो गया था। उसका रंग फक हो गया और वो ऐसी हो गई गोया काटो तो बदन में लहू नहीं। निखरी निखरी सुबह तुलू हुई। सैयद बिलाल अली शाह साहब के आस्ताने पर भी सूरज निकल आया था। वो इशराक पढ़कर अभी फारिग हुए थे कि अकबर वहां चला आया। आओ अकबर, तुम्हारा ही इंतजार था। अकबर ने झुककर सलाम किया और अकीदत से उनके हाथ चूम लिए। खैरियत थी हजूर? वो उनके पास टिकते हुए गोया हुआ। अकील याद आ रहा है, दिल में बेचैनी सी है। आप हुक्म दें तो अभी उन्हें फ़ोन करके बुला लेता हूँ। नहीं, उन्होंने हाथ के इशारे से रोक दिया। मैं खुद उसके पास उसके घर जाना चाहता हूँ। जैसे आपकी मर्जी पीर साहब। अकबर ताबेदारी से खड़ा हुआ। शाह साहब बाहर निकले तो वो भी उनकी तकलीफ में बाहर चला आया। ताहम शाह साहब के लब कुछ पड़ रहे थे और चेहरे पर बेसकूनी और किसी गहरी सोच का अक्स नजर आता था। अकील साहब का घर ऐसे था जैसे बरसों से यहाँ कोई ना आया हो। चार सू अजीब सी वीरानी बुक्कल मारे बैठी थी। सैयद बिलाल अली शाह साहब और उनका गुलाम अकबर घर में दाखिल हुए तो यहाँ की उजड़ी हालत देखकर जहाँ अकबर हक्का बक्का रह गया था, वहीं शाह साहब के तासुरात सर्द हुए थे। उनका चेहरा सपाट था। शायद उन्हें इस बात की पहले से ही खबर हो चुकी थी।
लॉन में ही मारिया का जिस्म होशो हवास से बेगाना पड़ा था। वो दोनों वहीं रुक गए। ये पानी इस बच्ची पर डालो अकबर, शाह साहब ने जेब से पानी की बोतल निकालकर अकबर को देते हुए कहा। अकबर ने मारिया के मुंह पर पानी के चंद कतरे गिराए और साथ ही उसे पुकारने लगा। उसने कसमसा कर आंखें खोल दी। शाह साहब उस दरख्त की तरफ बढ़े जिसके नीचे गुड़िया लेटी थी। उन्होंने पानी गुड़िया पर डाला तो वो भी उठ बैठी। शाह साहब आप? मारिया के होश ठिकाने आए तो हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात लिए वो उनसे मुखातिब हुई। क्या हुआ था रात को बेटा? दुपट्टे से सर लपेटती मारिया ठिठकी। रात को? वो जैसे अब उसे रात का तमाम मंजर याद आया और वो चल पड़ी। खौफ से आंखें फैल गईं और लफ्ज साथ छोड़ गए थे। इतने में अकबर कुछ फासले पर गिरी गुड़िया को होश में ला चुका था। शाह साहब ने मारिया के सर पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी और अंदर की तरफ बढ़ गए। तमाम घर वाले बेहोश थे। किचन की खिड़की के पास कौसर बेगम, किचन के दरवाजे के पास फवाद और लाउंज में सोफे के पास अकील साहब पड़े थे। कौसर बेगम की पेशानी पर चोट आई थी और अकील साहब को दिल का दौरा पड़ा था। शाह साहब के कहने पर अकबर अकील साहब को फौरन हॉस्पिटल ले गया था। सीढ़ियों के पास महरीन, कमरे के बाहर नौशीन और कमरे के अंदर बाथरूम में अमरीन मिले। मारिया उन तीनों पर पानी गिराकर उन्हें होश में लाई। जावेद अपने कमरे में दरवाजे के पास बेसुध पड़ा था। उसकी गोद में नन्हा आलियान भी था। घर के तमाम अफराद अपने हवासों में लौटते ही लाउंज में जमा हो गए। अकील साहब के बारे में जानकर सभी हॉस्पिटल चले गए। सबका रो रो कर बुरा हाल था। आखिरकार जिंदगी और मौत की जंग में अकील साहब ने मौत को शिकस्त देकर आंखें खोल दी। सब अल्लाह के हजूर सजदा रेज होने के बाद तहे दिल से शाह साहब के शुक्रगुजार थे जो किसी फरिश्ते की मानित उनकी मदद को पहुंच गए थे। सबके पूछने पर शाह साहब बताने लगे, जिन्नात का पूरा कुंबा यहाँ से गुजर रहा था। वो सब मुसाफिर थे, किसी पनाहगाह की तलाश में थे। रात गुजारने और पेट पूजा करने के लिए ये घर ठीक लगा तो वो लोग अकील साहब की छत पर उतर आए। मुसलसल सफ़र के बाइस थक गए थे और भूख भी जोरों की लगी थी, इसलिए उनका मकसद सिर्फ यहाँ रात बसर करना था। बेशक ये जिन्नात नाकाबिले बर्दाश्त थे, मगर ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। वो किसी तूफान की तरह छत पर उतरे। महरीन उन्हें देख नहीं सकती थी मगर किसी अनहोनी के एहसास ने उसे डरा दिया था। वो तेजी से सीढ़ियां उतरने लगी। जिन्नात के बच्चे बड़ों के मना करने के बावजूद उधम मचाते हुए धड़ाधड़ सीढ़ियां उतर रहे थे। जब भी किसी शरारती बच्चे ने पीछे से ठोकर मारी और वो तवाज़न बरकरार ना रखते हुए मुंह के बल जा गिरी। सबका बुरा हाल था, इसीलिए उन जिन्नात ने फौरन फ्रिज पर हल्ला बोल दिया। वो तो खाली हो गया मगर उनकी भूख ना मिट्टी भी कैसे। वो इंसानी खाना नहीं बल्कि इंसान खाते थे। तभी उनके लिए मरगूब ग़िज़ा यानी ताज़ा इंसानी खून और गोश्त का इंतज़ाम किया जा रहा था। पूरे घर में ख़ास बदबू थी जिसे वो खाना तैयार होने की खुशबू समझ रहे थे। मर्द और औरतें लाउंज में बैठे खाना लगने के इंतज़ार में गप्पे हाँक रहे थे। उनमें बैठी एक मोटी भद्दी औरत जो नींद से ऊँग रही थी उठकर कमरे की तरफ बढ़ गई। अंदर जाकर मालूम हुआ कि कोई इंसान सो रहा था। दरअसल वहाँ अमरीन सो रही थी। इंसान को तंग करने का मूड बिल्कुल नहीं था, इसलिए वो वापस मुड़ गई। कमरे से बाहर निकली तो अचानक एक लड़की सामने आ गई जो बिगड़े तेवरों से उसे घूरते हुए कहने लगी, आप हैं कौन और मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? उसकी बात सुनते ही उसका दिमाग खराब हो गया और खींचकर एक तमाचा उसके मुंह पर मार दिया। फिर वो फवाद के कमरे में जा सोई। फवाद किचन में दंदनाता हुआ आया तो खाना पकाती जिन्नी को ये नागवार गुजरा, लिहाजा उसने उसे बेहोश करने के लिए फ्रिज में खून उंडेल दिया। बेवकूफ़ इंसान पल दो पल में चकरा कर गिर गया। जिन्नी ने उसे उठाकर बाहर पटक दिया। बेचारा फवाद, उसे अपने काम में खलल बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए खिड़की से अंदर झांकती हुई इंसान को नागवारी से घूरते हुए उसने खिड़की जोरदार आवाज से बंद कर दी, जो कि कौसर बेगम के माथे से टकराकर उन्हें जख्मी कर गई थी। गुड़िया की आंख खुली तो अपने करीब नन्हे मुन्ने बच्चों को देखकर खुश हो गई। वो सब शायद उसे जगा रहे थे, इसलिए वो उठकर उनके साथ लॉन में आ गई। वो सब एक अजीब सा खेल खेल रहे थे। गुड़िया को पहले तो डर लगा, लेकिन जब सब बच्चों ने बताया कि ये जादू है तो वो हैरान होने के बाद मुतमईन हो गई। फिर उस छोटे से दिमाग में ये सोच पड़ने लगी, आखिर ये जादू उसे क्यों नहीं आता था। मारिया कमरे से बाहर निकली तो लाउंज में बैठी एक जिन्नी ने कमरे का रुख किया। बेड पर दो वजूद सो रहे थे, सो उन्हें तंग किए बगैर वो खिड़की की तरफ बढ़ी। उसके पट वाक किए वो आंखों में बेपनाह उदासी लिए उस पार अपने खोए हुए महबूब को महसूस करने लगी। कदावर खिड़की से ठिठुरती हुई हवाएं अंदर आने लगी। उसी पल वो इंसान जाग गया और उसे अपनी बीवी समझकर उसका नाम पुकारने लगा।
وہ چڑھ کر باہر نکل آئی اور دروازہ لاک کر دیا کہ یہ سر کھانے والا انسان باہر نہ نکل آئے۔ جاوید کا سانس سینے میں اٹکا اور وہ دروازے سے ٹیک لگا گیا۔ انسانی خون کی مقدار اس قدر تھی کہ وہ گھر کے برتنوں میں پورا نہیں آ رہا تھا۔ چنانچہ جنینی نے ٹینکی میں رکھ دیا، جس میں سے ایک جگ جتنا خون امبرین نے استعمال میں لا کر ضائع کر دیا۔ کھانا پیش کیا گیا تو سب نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ تبھی ایک معمر شخص کی آمد ہوئی اور ان کی غذا دے کر اسے دل کا دورہ پڑ گیا۔ کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے 1-2 گھنٹے آرام کیا اور سفید سحر نمودار ہونے سے قبل وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ مسافر جنات تھے، لہٰذا اپنی منزل کی جانب لوٹ گئے۔ سید بلال علی شاہ صاحب نے سب کو پانی دم کر کے دیا، گھر کے کونوں میں بھی تعویذات کے کچھ نقش رکھوائے۔ صد شکر کہ ان لوگوں نے کھانے کا اہتمام خود ہی کر لیا تھا، یہاں کسی کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا نہیں پڑا تھا۔ شاہ صاحب نے سب گھر والوں کی الجھن دور کرتے ہوئے ان مسافر جنات کی ساری رتات سنائی اور ان کے ڈرے ہوئے دلوں کو تسلی کے چند حروف بخشے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب وہ لوگ آرام کر سکتے ہیں، اب انہیں کوئی خطرہ نہیں۔ پورا دن عقیل صاحب اور اس کے گھر والوں کے ساتھ گزارنے کے بعد شاہ صاحب بھی واپس چلے گئے۔ رات ہوئی تو سب کے چہروں پر خوف سمٹ آیا۔ یوں ہی راتیں گزرتی گئیں اور عقیل صاحب کا خوف کم ہوتے ہوتے نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ تاہم ان سمیت باقی سب کے دلوں کی حالت کافی نازک ہو چکی تھی۔ اب فواد کو رات میں اگر پیاس لگتی تھی تو وہ کچن میں دندناتا نہیں پھرتا تھا۔ لائٹس آف ہوتے ہی مہرین بھی بستر میں گھس جاتی تھی، چھت پر وہ کبھی بھول کر بھی نہیں جاتی تھی۔ امبرین بھی اب دوبارہ سے کوثر بیگم کے پاس سوتی تھی۔ بہنوں کے پاس سونے کا سارا شوق اس ایک رات میں پورا ہو گیا تھا۔ ماریا کے لیے پانی اب بھی جاوید لینے جاتا تھا اور ماریا پیچھے مختلف آیات کا ورد کرتی رہتی تھی۔ اس بھیانک رات کی قیامت خیزی گویا آج بھی قائم تھی۔ آج بھی انہیں وہ پراسرار جناتی مسافر یاد تھے جو انہوں نے دیکھے تھے۔ ہر آنکھ نے ایک نیا عجوبہ دیکھا تھا۔ عقیل صاحب نے کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا کہ انہوں نے کیا دیکھا تھا، مگر باقی لوگ جب اپنے ساتھ ہوئے ثانیے کا بتاتے تو سب کے بدن میں خون منجمد ہونے لگتا۔ گڑیا تو آج بھی یہ سوچ کر اداس ہوتی ہے کہ اسے وہ جادو کیوں نہیں آتا، جبکہ اس کی ماں ماریا کو جب وہ کھیل یاد آتا ہے تو اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔